अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब खैरियत से होंगे। आज का वीडियो है मेरा केराटिन ट्रीटमेंट पर, उसके जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उस पर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम ये सोच रहे होते हैं हमें केराटिन ट्रीटमेंट कराना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, और अगर हम केराटिन ट्रीटमेंट करवा लेते हैं तो इसके बाद लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कि 3 डेज़ पोस्ट केयर क्या होगी, और इन 3 डेज़ में अगर हमारे हेयर्स वेट हो गए हैं तो तब क्या करना है। और हेयर कलर अगर आपने करवाना है तो मुझे केराटिन ट्रीटमेंट से पहले करवाना है या बाद में करवाना है। ऑयलिंग मैं कब कर सकती हूँ। डैंड्रफ का मसला हो गया तो उसको किस तरह से क्योर करना है, और इसके अलावा और के हेयर केयर टिप्स क्या होंगी। एंड मैनी मोर क्वेश्चंस कैन बी देयर आफ्टर केराटिन ट्रीटमेंट, and I will tell basic things how to take care your hair after keratin treatment. And also I am going to share my own experience about keratin treatment. It's been 3 months that I got my keratin done, and this is the time to tell you about keratin, how I feel about whole process and how I care of my hairs. सबसे पहले हम ये देखते हैं केराटिन है क्या। केराटिन एक प्रोटीन होता है जो नेचुरली हमारे हेयर्स में होता है, और इस ट्रीटमेंट में करते क्या हैं कि जो केराटिन होता है ये पुट कर देते हैं इनटू हेयर्स। और इसका फ़ायदा हमें क्या होता है कि हमारे हेयर्स बहुत स्मूथ हो जाते हैं, ग्लॉसी हो जाते हैं, शाइनी हो जाते हैं और फ्रिज फ्री हो जाते हैं, और केराटिन के टाइम पर काफ़ी हद तक स्ट्रेट हो जाते हैं। और अगर हम ये कहें कि ये डेड स्ट्रेट है लाइक स्मूदनिंग या रिबॉन्डिंग, तो इस तरह से नहीं होता ये। मुझे केराटिन लिए हुए आलमोस्ट मोर देन 3 मंथ्स हो गए हैं, और यहाँ पर मैं एक पिक्चर शेयर कर रही हूँ। एक साइड पर पिक्चर जो है जैसे ही मैंने केराटिन लिया था फ़ौरन बाद की है, और दूसरी जो पिक्चर है ये आफ्टर 3.5 मंथ्स हो गए। जुलाई में मैंने लिया था, एंड आलमोस्ट 3rd ऑफ जुलाई, एंड नाउ इट्स 17th ऑफ अक्टूबर। तो आप डिफरेंस इसमें देख सकते हैं। जिस वक्त मैंने करवाया था उस वक्त जो है बिल्कुल स्मूथ हेयर्स हैं और फ्रीजनेस बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और अब आलमोस्ट 4 मंथ्स होने वाले हैं, और मेरे हेयर में क्या डिफरेंस आया है। इसमें इनमें थोड़ा सा फ्रिज़ आ गया है, और जो एंड्स हैं वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा फ्रिज़ आया है। रूट्स पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा मेरे, और वैसे रिज़ल्ट ओवरऑल बहुत अच्छा है जी। और अगर हम बात करें 3 डेज़ पोस्ट केयर की, तो 3 डेज़ पोस्ट केयर में हमें ये स्टाइलिस्ट जो है ये गाइड करता है कि हम अपने हेयर्स को टाई नहीं करें, कैचर नहीं लगाएं, पोनी नहीं बनाएं, इवन कि हम अपने हेयर्स को अपने कानों के पीछे भी नहीं कर सकते हैं, उनको बिल्कुल स्ट्रेट छोड़ें। उसका रीज़न ये होता है कि वो जो केमिकल उन्होंने हमारे हेयर्स में पुट किया हुआ होता है वो अभी तक बालों में मौजूद होता है, और जैसे ही आप अपने हेयर्स को छोड़ेंगे वो उसी तरह से ही रह जाते हैं। और इसके बाद ये है कि हमें ये रिकमेंड किया जाता है कि 48 आवर्स आपने हेयर्स वॉश नहीं करने हैं और अपने हेयर्स को ड्राई रखना है। और आफ्टर केराटिन ट्रीटमेंट जो आप लॉन्ग टर्म के लिए आपको जो केयर करना होती है वो यही है कि आपने जो शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ करना है वो सल्फेट फ्री होना चाहिए। और नॉर्मली जिस सैलून से आप ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं वो भी आपको रिकमेंड कर देते हैं कि आप ये शैम्पू कंडीशनर यूज़ करें। इसके अलावा और भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। और सेकेंडली जो है आप अपने हेयर्स को बहुत ज़्यादा वॉश नहीं करें, ट्वाइस अ वीक एनफ होता है, क्योंकि जितनी दफ़ा आप अपने हेयर्स वॉश करेंगे आपके हेयर्स में जो केराटिन केमिकल पुट किया हुआ है वो वॉश हो जाता है साथ साथ। सो ज़्यादा हेयर वॉशिंग अवॉइड करें। इसके अलावा जब आपके हेयर्स केराटिन ट्रीटेड हैं तो आप अदर जो हेयर ट्रीटमेंट्स हैं उनको अवॉइड करें। मतलब अगर हेयर कलर भी आपने करवाना है तो वो भी थोड़ा टाइम के बाद करवाएं। इसके अलावा जितने भी और हेयर ट्रीटमेंट्स होते हैं उनको अवॉइड करें। एक कॉमन क्वेश्चन हमारा होता है ऑयलिंग का, कि केराटिन ट्रीटमेंट के बाद हमें ऑयलिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर हमने करनी है ऑयलिंग तो हम कितने टाइम के बाद कर सकते हैं। ऑयलिंग हम कर सकते हैं आफ्टर 15 डेज़। मेरी स्टाइलिस्ट ने भी मुझे अलाउ कर दिया था, लेकिन हमें 1 मंथ तक ऑयलिंग की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारे हेयर्स में जो केमिकल उन्होंने पुट किया होता है
वो 1 मंथ तक हमारे हेयर्स को वैसे ही बहुत स्मूथ और बहुत स्टिकी रखता है, और हमें ऑयल की नीड बिल्कुल भी फ़ील नहीं होती है। और अगर आपने आफ्टर 1 मंथ आप ऑयल यूज़ करें, और लेकिन थोड़ा अवॉइड करें कि बहुत थिक ऑयल ना यूज़ करें, लाइक ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल बहुत हैवी ऑयल होता है, और उसको निकालने के लिए आपको 2 से 3 टाइम शैम्पू का यूज़ करना पड़ता है। होता ये है कि जितना फ्रिक्वेंटली हम अपने हेयर्स को वॉश करेंगे, हमारा केराटिन उतनी जल्दी ही बालों से निकलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हेयर कलर। हमें बिफ़ोर लेना चाहिए या आफ्टर। आप दोनों तरह से ले सकते हैं, बिफ़ोर भी ले सकते हैं, आफ्टर भी ले सकते हैं। एज़ यू नो, हेयर कलर लेने से आपके बालों का टेक्सचर थोड़ा रफ़ हो जाता है, तो अगर आप बिफ़ोर ले लेते हैं तो फिर केराटिन के बाद आपके हेयर स्मूथ हो जाएंगे और आपका हेयर कलर भी लॉक हो जाता है। बट एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि केराटिन करवाने से आपका जो हेयर कलर है वो टोन लाइटर चला जाता है, आपका ऑरेंज शेड में चला जाता है, क्योंकि वो यूज़ कर रहे होते हैं केमिकल्स और हॉट आयरन, जिसकी वजह से हेयर्स का शेड चेंज हो जाता है। तो आप केराटिन करवाने के 15 डेज़ के बाद भी आप हेयर कलर आराम से ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और मेरे लिए भी ये डिसाइड करना मुश्किल हुआ था, सो मैंने हेयर कलर बाद में लेने का डिसाइड किया, और मैंने 15 डेज़ के बाद हेयर कलर लिया था, तो मेरे लिए कोई मसला नहीं हुआ, मेरा केराटिन बिल्कुल ठीक रहा, इसमें कोई इशू नहीं आया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें शैम्पू और कंडीशनर कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो मुझे जो सैलून की तरफ से रिकमेंड किया गया था, आर्गन माइडस शैम्पू और कंडीशनर था, और साथ उसके सीरम भी था। ये तीनों चीज़ें उन्होंने मुझे रिकमेंड की थी, और जो मैं डे फर्स्ट से यूज़ कर रही हूँ, और इट्स रियली गुड। इसके अलावा भी अवेलेबल हैं शैम्पू एंड कंडीशनर जो सल्फेट फ्री हैं, OGX है, ट्रेज़मी है, जो भी आप यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। एक इशू आता है डैंड्रफ का। कुछ लोगों को पहले से भी होता है और कुछ को आफ्टर केराटिन ट्रीटमेंट भी हो जाता है। तो ये एक होता है कि अब हम क्या यूज़ करें जो हमारे केराटिन को अफेक्ट ना करे। तो आप आराम से एग यूज़ कर सकते हैं, एग ऑयल और कर्ड यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई भी इशू नहीं आता है। इसके अलावा ये लोशन भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। ये एक डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किए थे, और मैंने बहुत ज़्यादा सर्च के बाद फिर इनको यूज़ किया और स्कैल्प पे जस्ट यूज़ करना है, और ये हमारे डैंड्रफ का इशू फ़ौरन से सॉल्व कर देते हैं। एक और बहुत अहम क्वेश्चन ये है कि हम अपने केराटिन को लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाएं। तो केराटिन को लॉन्ग लास्टिंग आप बना सकते हैं। आप हमेशा वो शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ करें जो आपका स्टाइलिस्ट आपको रिकमेंड करता है। जब भी आप हेयर्स वॉश करें तो ऑलवेज़ कंडीशनर उसके बाद यूज़ करें, शैम्पू के बाद कंडीशनर मस्ट यूज़ करें, और सीरम भी यूज़ करें। तो इससे जो है आपके हेयर्स ड्राई भी नहीं होंगे, और केराटिन इफ़ेक्ट भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। इसके अलावा आप जब भी हेयर्स वॉश करें, आपने उसको बहुत देर तक टॉवल में नहीं रखना है। आप फ़ौरन से अपने हेयर्स को ब्लो ड्राई करें, और ताकि वो बिल्कुल सही कंडीशन में रहें, क्योंकि आप वेट हेयर्स को जिस तरह से छोड़ते हैं आपका हेयर उसी शेप में रह जाता है, तो उसको फ़ौरन से ड्राई कर लेना चाहिए। जी, तो अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, हाउ मच डज़ इट कॉस्ट। तो इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैक्टर्स, लेंथ ऑफ योर हेयर्स, टेक्सचर ऑफ योर हेयर्स, एंड आल्सो वॉल्यूम ऑफ योर हेयर्स। तो उसके हिसाब से जो है वो आपको उसके चार्जेस बताते हैं कि कितने होंगे। इसके अलावा सैलून पर भी डिपेंड करता है। दैट्स ऑल अबाउट केराटिन। आई होप केराटिन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें कवर हो गए होंगे, और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।